हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 6:58 वक्त हो रहा है। एंकर चॉइस में सबसे पहले जान लीजिए देश और राज्य की वो खबरें जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। 3 बड़ी खबरें। आज मोदी सरकार की केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। बैठक सुबह 11 बजे से लोक कल्याण मार्ग पर होगी। बैठक में सरकार मौजूदा हालात पर कुछ बड़े फैसले ले सकती है। कल जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में शहीद जवान सुनील काले का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। शहीद सुनील काले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के बरसी तहसील के पनगांव के रहने वाले थे। शहीद सुनील काले का पार्थिव शरीर आज उनके पैतृक गांव पहुंचेगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुनील काले 2000 में सेना में शामिल हुए थे और पिछले कुछ समय से उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में थी। पुलवामा के बुंडुजू में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर सीआरपीएफ ने घेराबंदी की थी। इस दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की, जिसमें सुनील काले की जान चली गई। नेपाल की संसद में आज नागरिकता संशोधन बिल पर चर्चा होगी। कल संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में मंगलवार को इस विवादित बिल को पेश किया गया था। नागरिकता संशोधन विधेयक ये कहता है कि भारत समेत दूसरे किसी देश की लड़की अगर नेपाल में शादी करती है तो उसे नेपाल की नागरिकता पाने के लिए 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। इस बिल के पास हो जाने पर नेपाल भारत के रोटी बेटी के संबंधों पर असर पड़ने के आसार दिखाई दे रहे हैं। नेपाल के इस बिल के विरोध में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। 7:01 होने जा रहा है। आज देश में दुनिया में क्या कुछ अहम होने वाला है जो आपको जानना चाहिए, अगली 3 खबरों में बैक टू बैक आप देखिए। सेना प्रमुख एमएम नरवणे अपने लद्दाख दौरे के दूसरे दिन आज अग्रिम चौकियों का दौरा कर सकते हैं। दौरे के पहले दिन कल नरवणे ने पूर्वी लद्दाख में सेना की तैयारियों का जायजा लिया था। लेह में जनरल नरवणे चीन से लगी संवेदनशील सीमा की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली 14वीं कोर के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह से बातचीत करेंगे। लेह पहुंचने के तुरंत बाद जनरल नरवणे ने सेना के अस्पताल का दौरा किया, जहां 15 जून को गलवान घाटी में घायल हुए सैनिकों का इलाज चल रहा है। सेना प्रमुख ने घायल सैनिकों से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया। आर्मी चीफ नरवणे ने कमांडरों के साथ लद्दाख में सुरक्षा स्थिति की भी समीक्षा की। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने लद्दाख और श्रीनगर वायु सैनिक अड्डों का दौरा किया था। यूपी में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ रही कीमतों पर आज सुनवाई हो सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस पर सुनवाई कर सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें आधी होने के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को कम किए जाने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। ये अर्जी मेरठ के सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि सरकार रोज नए टैक्स लगाकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा रही है। इससे न सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, बल्कि कोरोना काल में परेशान चल रहे लोगों की जेब पर भी बोझ पड़ रहा है। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि कोर्ट केंद्र और यूपी सरकार से बढ़ती कीमतों पर जवाब तलब करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना महामारी पर चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक आज दोपहर में राज्य सचिवालय में होगी। बैठक में विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी भी मौजूद रहेंगे। बैठक में राज्य में लॉकडाउन पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। लंबे समय से कुछ राजनीतिक दल एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर रहे थे। 7:02 हो रहा है। एंकर चॉइस में अब अगली 3 खबरों में हम आपको ये समझाएंगे कि आपकी हमारी जिंदगी कोरोना काल में कैसे और कितनी बदल गई है। ICMR ने देश में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग की बात कहते हुए जानकारी दी है कि वर्तमान में 1000 सरकारी और निजी लैब में कोरोना का टेस्ट किया जा रहा है। इनमें 730 सरकारी और 270 प्राइवेट लैब शामिल हैं। ICMR ने बताया कि जनवरी 23 तक देश में सिर्फ एक टेस्टिंग लैब थी, जिसकी संख्या आज 1000 तक पहुंच चुकी है। इन लैब में RT-PCR टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट किए जा रहे हैं। यूनिसेफ की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी का सबसे बुरा असर दक्षिण एशियाई देशों में प्राइमरी और बेसिक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ा है। लॉकडाउन के चलते स्कूलों के बंद होने की वजह से करीब 60 करोड़ बच्चे इससे प्रभावित हुए हैं। UN की रिपोर्ट के मुताबिक अकेले भारत में 28 करोड़ बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई।
रिपोर्ट में भारत की ऑनलाइन क्लास और रेडियो के जरिए पढ़ाई जारी रखने की कोशिश की तारीफ भी की गई है, लेकिन रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि सरकार की ऑनलाइन क्लास की सुविधा 1/4 परिवार ही ले पा रहे हैं जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन है। कोरोना संकट से घिरी मुंबई में रहने वाले एक प्रेमी जोड़े ने सादगी से शादी कर बचे पैसे से क्वारंटीन सेंटर को बेड और ऑक्सीजन गिफ्ट किए हैं। मुंबई के वसई के रहने वाले एरिक और मर्लिन ने चर्च में शादी कर सारे पैसों से कोरोना मरीजों के लिए जरूरी उपकरण खरीदकर क्वारंटीन सेंटर को दे दिया है। परिवार वालों की तरफ से धूमधाम से शादी का दबाव था, लेकिन इस प्रेमी जोड़े ने कोरोना मरीजों की मदद करना जरूरी समझा। एरिक और मर्लिन ने मजदूरों के पलायन के समय भी अपना योगदान दिया था। 7:04 वक्त हो रहा है। एंकर चॉइस में अब जानिए कोरोना काल में आपके राज्य में क्या बदल चुका है और क्या बदलने वाला है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में 25 जून से ओपीडी सुविधाएं बहाल की जा रही हैं। ओपीडी में अभी सिर्फ पुराने मरीजों को दिखाने की इजाजत होगी। एक दिन में ओपीडी में अभी 15 मरीजों के इलाज का फैसला किया गया है। एम्स प्रशासन का कहना है कि जल्द ही इस संख्या को बढ़ाया जाएगा। नए मरीज को डिपार्टमेंटल अनुमति के तहत एडमिशन मिल सकता है, लेकिन नए मरीजों को एक निर्धारित संख्या में ही ओपीडी सुविधा मिल पाएगी। डिपार्टमेंट को तय करने का अधिकार होगा कि नए मरीज को अस्पताल बुलाना है या टेली कंसल्टेशन से इलाज किया जाएगा। दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा आज राधा स्वामी सत्संग ब्यास में तैयार किए जा रहे कोविड केयर सेंटर में वाटर सप्लाई और पोर्टेबल वाटर अरेंजमेंट का निरीक्षण करने जाएंगे। राघव चड्ढा सुबह 10:30 बजे कोविड केयर सेंटर का दौरा करेंगे। राधा स्वामी सत्संग ब्यास में बन रहे 10,000 बेड वाले इस कोविड केयर सेंटर को दिल्ली का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर बताया जा रहा है। आईटीबीपी के जवानों को इस सेंटर को तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस अस्थायी अस्पताल के तैयार किए जाने की जानकारी दी थी। हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए छात्र हित में बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में इस साल तकनीकी कॉलेजों में सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी। छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा, जिसका आधार पिछले सेमेस्टर का 50% वेटेज और इंटरनल असेसमेंट का 50% वेटेज होगा। शिक्षा मंत्री कंवर पाल गुर्जर ने जानकारी देते हुए कहा कि जो छात्र पेपर देना चाहते हैं उन्हें हालात सामान्य होने पर पेपर देने का मौका दिया जाएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से तकनीकी कॉलेजों को छूट दी गई है कि वो ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कर सकते हैं। 7:06 हो रहे हैं। अब बारी है एंकर चॉइस में अपराध की दुनिया की उन खबरों की जिन्हें आपको देखना चाहिए ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। बिहार के पटना में दूल्हे की मौत के बाद शादी में गए 15 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया है। मामला पटना के पालीगंज के डीहपाली गांव का बताया जा रहा है। दिल्ली से लौटे युवक की शादी 15 जून को हुई थी। शादी के 2 दिन बाद ही पेट दर्द की शिकायत होने पर युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। युवक की कोरोना जांच नहीं हो सकी। युवक की शादी में शामिल 15 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब प्रशासन ने इलाके को सील कर दिया है और शादी में शामिल 125 लोगों के सैंपल जाँच के लिए भेजा है। यूपी के मऊ शहर में बीते 48 घंटों में 11 लोगों की मौत हो गई और प्रशासन को बिना खबर किए शवों को दफना दिया गया। सोमवार को शांति समिति की बैठक में जब शहर के पूर्व विधायक रहे भाकपा नेता ने इसकी खबर प्रशासन को दी तो अधिकारी सख्ते में आ गए। डीएम ने इसे बड़ी चूक मानते हुए आदेश जारी कर दिया है कि किसी की भी मौत होने पर प्रशासन को सूचना दिए बगैर अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी ने साफ शब्दों में कहा है कि भले ही मौत कोरोना संक्रमण से न हुई हो, मगर इतनी बड़ी संख्या में मौत होना खतरे की घंटी भी हो सकती है। यूपी के इटावा में 5 कोरोना मरीजों को ले जा रही एम्बुलेंस अंडर ब्रिज में भरे पानी में फंस गई। एम्बुलेंस को पानी से निकालने के लिए जेसीबी मशीन बुलानी पड़ी, जिसके बाद कोरोना मरीजों को दूसरी एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। सैफई इटावा को जोड़ने वाले मेन मार्ग पर सिविल लाइंस क्षेत्र के मैनपुरी फाटक रेलवे अंडर ब्रिज में बारिश का पानी भर गया था। इसी पानी में एम्बुलेंस फंस गई थी, जिसे 1 घंटे बाद बाहर निकाला जा सका। 7:13 हो रहे हैं। नमस्ते भारत के एंकर चॉइस में वक्त है वीडियो कहानियां का। इसमें वो कहानियां और खबरें हैं जो आपको हैरान करेंगी। बिहार के पूर्णिया में झील में बना ये सदर अस्पताल है। हल्की बारिश में पानी से लबालब भरे इस अस्पताल में रोजाना हजारों लोगों का आना जाना होता है, लेकिन पानी निकालने का कोई इंतजाम यहाँ नहीं है। बारिश में पानी भरने के बाद बड़ी गाड़ियाँ किसी तरह रास्ते को पार कर अस्पताल तक पहुँच पाती हैं, लेकिन पैदल आने जाने वाले मरीजों और तीमारदारों के लिए काफी मुश्किल बढ़ जाती है।
बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी के बढ़े जल स्तर से गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया है। घरों में पानी घुसने से महिलाएं चौकी पर गैस चूल्हा रखकर खाना बना रही हैं। बाढ़ के हालात ये हैं कि मुआयना करने निकले डीएम और बाकी अधिकारियों को नाव का सहारा लेना पड़ा। बाढ़ के पानी से धान की फसल बर्बाद हो गई है, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में होने वाली पजामा फन रेस इस बार अलग अंदाज में आयोजित की गई। 39 प्रतियोगियों ने रंग बिरंगे पजामे में अलग अलग रेस लगाई और वीडियो को मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। विनर की घोषणा भी ऑनलाइन माध्यम से कर दी गई। 7:14 हो गया है। सुबह 7:30 बजे नमस्ते भारत में हम आपको बताने वाले हैं कि कोरोना को लेकर दवा पर, वैक्सीन पर सबसे ताजा अपडेट क्या है। लेकिन अभी एंकर चॉइस में जानिए कोरोना में दुनिया भर में क्या खुला है और क्या बंद है। ब्रिटेन में 4 जुलाई से सिनेमाघर, हेयर सैलून और धार्मिक स्थल पूरी तरह से खोल दिए जाएंगे। हालांकि अभी सरकार ने म्यूजिक कॉन्सर्ट, जिम और टैटू बनवाने पर रोक लगा रखी है। मंगलवार को पीएम बोरिस जॉनसन ने रेस्टोरेंट, बार, म्यूजियम और सैलून खोलने की इजाजत दे दी है। ब्रिटेन सरकार ने एक और राहत देते हुए कहा है कि अब 1 मीटर के दायरे में 4 लोगों के रहने की छूट होगी। पहले ये नियम 2 मीटर के लिए था। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को मास्क लगाना होगा। मेक्सिको में 7.4 तीव्रता के भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई। भूकंप में 2 लोगों के मौत की खबर है। दक्षिणी मेक्सिको में भूकंप का अलार्म मिलते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। कुछ इलाकों में पावर सप्लाई रोक दी गई। भूकंप का एपिसेंटर 12 किलोमीटर दूर ओक्साका स्टेट के सेंट मारिया बताया जा रहा है। पेरू की राजधानी लीमा में सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे 30 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने प्लाजा डॉस दे मेयो में प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। पेरू में मार्च से कोरोना लॉकडाउन है, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है।